गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट और समग्र स्थिरांक की बात की थी। समग्र स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, बीटा और के की बात की थी। बीटा और के में हमने रिलेशन समझा था कि बीटा और के में क्या संबंध होता है। उसके बाद मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और समग्र स्थिरांक के बीच में हमने संबंध पढ़ा था। ठीक है, कि 2.303 RT log ऑफ बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एस, यानी स्टेबिलिटी एंट्रोपी के साथ में इसका संबंध पड़ा था कि एंट्रोपी का मान पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक हो, और डेल्टा एच एंथैल्पी का मान ऋणात्मक हो, तब बीटा का मान है जो समग्र स्थिरांक है उसका संकुलों के स्थायी संकुलों के लिए इसका बीटा का मान अधिक होता है, उच्च होता है। तो इसी में हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे कि स्थायी संकुलों के मान K1 से Kn तक लगातार कम होते जाते हैं, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा कि स्थायी स्थिरांकों के मान K1 से Kn तक लगातार कम होते जाते हैं, क्यों? ठीक है, तो इसमें अपन देखें लिगेंडों की संख्या जैसे बढ़ती है के मान में लगातार कमी आती जाती है। लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ेंगे तो जो के का मान है वो कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों होता जाता है? इसके निम्न कारण है। कौन कौन से कारण है ये देखिए। फर्स्ट है कि अगर विलयन में धातु आयन चारों तरफ से जलीय अणुओं से जुड़ा रहता है। ठीक है, विलयन में धातु जो आयन है चारों तरफ जलीय अणुओं से जुड़ा रहता है। जैसे जैसे लिगेंड धातु आयन से जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे उन जलीय अणुओं की संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। भाई जैसे लिगेंड आके जुड़ेगा तो जो एस्ट्रो मॉलिक्यूल्स धातु से जुड़ रहे हैं वो उनको प्रतिस्थापित करेगा, तो उनकी संख्या कम होती जाएगी। लिगेंड की संख्या क्या है? बढ़ती जाती है। तो जलीय अणु की संख्या कम होती जाती है जो कि धातु आयन को घेरे हुए हैं। इस प्रकार नए आने वाले जो लिगेंड हैं उनके प्रतिस्थापन के लिए कम जल के अणु मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, और के का मान कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। एम, ठीक है, 6 इसकी लिगेंड 6 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 से धातु जो H2 मॉलिक्यूल से वो जुड़े हुए हैं जलीय अणु। इससे अगर लिगेंड आके जुड़ता है तो H2 बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा और लिगेंड इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है लिगेंडों की, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं H2 के वो कम होते जाते हैं। अगर हम यह बात करें, यहाँ पर देखिए 3 लिगेंड है वो जुड़े हैं तो 3 H2 मॉलिक्यूल्स को और प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो लिगेंडों की संख्या यहाँ पर क्या है? बढ़ गई। लिगेंडों की संख्या बढ़ गई, H2 की संख्या कम हो गई। जब H2 की संख्या कम हो जाएगी और लिगेंडों की संख्या बढ़ जाएगी तो लिगेंडों के लिए जो जलीय अणु है जो कम होंगे, जो अब जो लिगेंड आएगा उनके लिए इनका मान कम होगा। जब कम होगा तो के का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि जितने कम H2 मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही कम के का मान होता चला जाएगा। पहला रीजन था कि जैसे जैसे H2 मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है लिगेंड उनको प्रतिस्थापित करते हैं। लिगेंडों की संख्या बढ़ेगी, H2 मॉलिक्यूल्स की संख्या घटेगी। जब H2 मॉलिक्यूल्स की संख्या घटेगी तो जब लिगेंड उससे उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो के का मान भी कम हो जाएगा बेसिकली। सेकंड अपन इसका रीजन देखते हैं। सेकंड में धातु आयन धनावेशित होने के कारण। दूसरा रीजन क्या है? कि धातु आयन धनावेशित होने के कारण धातु आयन धनावेशित होता है। ठीक है, तो देखिए संकुलों में धातु संकुलों में धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही व लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही व लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो पता ही है, क्योंकि धातु आयन पॉजिटिव होता है तो लिगेंड क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है। तो जैसे जैसे लिगेंड धातु आयन से जुड़ता जाता है, लिगेंड धातु आयन से जुड़ेगा तो धातु आयन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी यार। क्योंकि भाई जैसे जैसे लिगेंड जो है उसको नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा ना, तो उसकी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेह यानी इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की, इलेक्ट्रॉन की ग्राही जो प्रवृत्ति है वो क्या है? कम हो जाएगी, जिससे के का मान है वो कम हो जाएगा। जब जिन संकुलों में लिगेंड ऋणावेशित है तथा लिगेंड का आकार बड़ा हो वहाँ त्रिविमीय बाधा के कारण भी लिगेंड कम जुड़ते हैं। ठीक है, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है, उससे भी लिगेंड क्या कम जुड़ते हैं। तो दोनों चीज़ें आते हैं, के का मान वहाँ पे भी कम हो जाएगा क्योंकि लिगेंड बड़ा है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली स्टिरिंग हिंड्रेंस तो आएगी, स्टिरिंग हिंड्रेंस आएगी तो वो जो लिगेंड है आने वाला जुड़ने वाला है तो वो
लिगेंड कम जुड़ पाते हैं, यानी कि और जो लिगेंड है वो कम जुड़ पाते हैं, जिससे के का मान कम हो जाएगा। तो K1, ठीक है, ग्रेटर लेस देन K2 लेस देन K3 डॉट डॉट Kn। ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। कंप्लीट हो गई आपकी कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी या गतिक स्थिरांक की, गतिक स्थायित्व की, कि गतिक स्थायित्व क्या होता है संकुलों का। तो इस प्रकार के स्थायित्व के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, समावीकरण है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण आदि की दर में उनकी जो क्रियाविधि है उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इन सब की स्टडी की जाती है। संकुलों के गति के स्थायित्व के संदर्भ में कहें, संदर्भ में इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए कौन कौन से दो वर्ग है। फर्स्ट है निष्क्रिय या अपरिवर्तनशील, इनएक्टिव या दूसरा सक्रिय, एक्टिव या परिवर्तनशील। तो दो प्रकार से इनको विभाजित किया जाता है, निष्क्रिय और सक्रिय। अब देखिए निष्क्रिय संकुल जिनमें एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड द्वारा प्रतिस्थापन में 1 मिनट से अधिक समय लगता है। टाइम देखिए, क्योंकि टाइम टाइम डिपेंडेड है ये सारे के सारे। तो निष्क्रिय संकुल कौन से होते हैं, जिनमें एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापन में कम से कम 1 मिनट या उससे अधिक समय लगता है या प्रतिस्थापन नहीं हो पाता, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, निष्क्रिय संकुल कहते हैं। टाइम बाउंडेड है, 1 मिनट से अधिक प्रतिस्थापन में समय लग रहा है या उनका प्रतिस्थापन है जो नहीं हो पाता, तो उनको बोलते हैं निष्क्रिय संकुल। तथा इसके विपरीत वे धातु संकुल जिनमें एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापन 1 मिनट से पहले ही हो जाता है, यानी बहुत जल्दी हो जाता है या बहुत कम समय लगता है, उन्हें सक्रिय संकुल कहते हैं, ठीक है। इन संकुलों को बीबीटी और सीएफटी दोनों के आधार पर समझाया जा सकता है कि एक तो वो जिनमें टाइम अधिक लगता है, ठीक है, टाइम अधिक लगता है, तो एक तो वो संकुल हो गए, और एक वो हो गए जिनमें टाइम कम लगता है, तो अधिक जो लगेगा वो निष्क्रिय हो गए और जो कम लगेगा वो सक्रिय हो गए। तो बीबीटी के अनुसार बाह्य कक्षक संकुलों का निर्माण sp3d2 संकरण से होता है, जिनमें दुर्बल बंध बनते हैं, ठीक है। बाह्य कक्षक संकुल दुर्बल बंध बनाते हैं, sp3d2 इसमें हाइब्रिडेशन होता है, तथा आंतरिक कक्षक संकुल है वो उनका निर्माण d2sp3 संकरण से होगा, जिनमें अपेक्षाकृत प्रबल बंध बनते हैं। तो इन्हें अतः बाह्य संकुल ये क्या होंगे, सक्रिय होंगे, और आंतरिक कक्षक संकुल है वो निष्क्रिय होंगे, क्योंकि इनमें बनने में टाइम लगेगा आंतरिक कक्षक संकुल को। तो सीएफटी के अनुसार वे अष्टफल के संकुल जिनके आयनों की सीएफएसई में अधिक कमी आती है वे निष्क्रिय होते हैं। सीएफटी कंसेप्ट देखिए कि वे अष्टफल के संकुल जिनके आयनों की जो सीएफएसई है उसमें अधिक कमी आती है, आयनों की सीएफएसई में अधिक कमी आती है, वे निष्क्रिय, तथा जिन संकुलों में सीएफएसई का मान कम होता है वे अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, बीबीटी का हो गया और सीएफटी का हो। सीएफटी ने कहा कि अष्टफल संकुल जिनमें आयनों की सीएफएसई में अधिक कमी आती है वे निष्क्रिय होते हैं, तथा जिन संकुलों में सीएफएसई का मान कम होता है वे अधिक सक्रिय संकुल होते हैं। तो सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये अपने पढ़ाई की कौन से संकुल स्थायी होंगे कौन से अस्थायी होंगे, ये बीबीटी और सीएफटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक इसकी स्टडी अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।